हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ग्रामेटिकल एरर का सेशन है ये। और इसमें हम लोग ग्रामेटिकल एरर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट है, इसको हम लोग बनाएंगे और हम लोग देखेंगे कि ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन बनाने के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। आपको ग्रामर के सारे रूल्स याद होने चाहिए, आपको इंग्लिश समझ में आना चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, कैसे ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, आप क्या पढ़ते हैं और डिफरेंस क्या होता है, और अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो किस वजह से नहीं बन पाता है। ओके। और गाइज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, 15 क्वेश्चन का एक सेट है। आप देखिए कि मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको ध्यान में रखना है, ग्रामर के किस किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। और ये जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं ये सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए परफेक्ट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, एनडीए, सीडीएस, सी लैट। तो ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर है जैसा कि ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं। द कपल्स वर्क इन अपग्रेडिंग रूरल टेक्नीशियंस हैज सेट अ बेंचमार्किंग फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ओके। सो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कि ये लिखा क्या है। ओके। जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, तीन मेन पॉइंट हैं ग्रामर के, मेरे ख्याल से ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो आपको वो सेंटेंस समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए। ओके। दूसरा, ग्रामर के कुछ बहुत ही छोटे छोटे बेसिक रूल्स पता होना चाहिए आपको। ओके। और तीसरा, आपको आदत होनी चाहिए अंग्रेजी पढ़ने की, हैबिट ऑफ रीडिंग। ये तीन चीज अगर आपके पास है तो आप ग्रामर के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस को। ओके। इससे पहले कि हम ये सेट अटेम्प्ट करें और इस सेट को मैं डिस्कस करूं, आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं कि इन 15 क्वेश्चंस में से आपने कौन से सही किए और कौन से गलत किए। ओके। सो इन्हीं तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हम सेट लगाने की कोशिश करते हैं। द कपल्स वर्क इन अपग्रेडिंग रूरल टेक्नीशियंस। कपल का वर्क किस चीज में? रूरल टेक्नीशियंस को अपग्रेड करने में। ओके। इसने क्या किया है? एक बेंचमार्क सेट किया है। हमेशा बेंचमार्क सेट किया जाता है, बेंचमार्किंग नहीं सेट किया जाता। कौन सा वर्ड है? बेंच मार्क। हमेशा आप एक बेंच मार्क सेट करते हैं अगर आप कोई बहुत ही बढ़िया काम करते हैं तो। ठीक है। तो ये जो आपका एरर यहाँ पे है इस पार्ट में, ये क्या है? ये बस आपको हैबिट ऑफ रीडिंग होना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको ऐसा चीज पता चलेगा। ओके। दूसरा चीज देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन। It has taken almost a year for India to let its pessimism translate into fewer jobs। अब आप देखो सेंटेंस का जो ये पार्ट लिखा है जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके लिए, आपको देखने से लग रहा है कि बहुत ही भारी भरकम सा पार्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप इस पार्ट पे गौर कीजिए। इट हैज़ टेकिंग। आपने कभी भी देखा है हैज़ के बाद आईएनजी लगते हुए? कभी नहीं। हम हमेशा क्या कहते हैं? ही हैज़ गॉन। आप एक छोटा सा चीज आपको याद है, इससे देखो आप एक कितना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो एरर कहाँ है? 1 में। ठीक है। अब एरर को तो हमने देख लिया, अब इसका मतलब क्या है सेंटेंस का? ये कहना चाहता है कि इंडिया को 1 साल लग गए। 1 साल लग गए किस चीज का इफेक्ट होने में? इसका जो निराशावादी एटीट्यूड है, पेसिमिज्म है, इसका इफेक्ट होने में। और ये इफेक्ट किस चीज में हुआ? फ्यूअर जॉब्स में। जो जॉब्स थे वो कम जनरेट हुए। तो सेकंड क्वेश्चन देख लिया हमने, इसमें ग्रामर का एक बेसिक रूल आपको बस था। ओके। अब आप यहां पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन efficiently manage a constantly flow of passengers and flights। अब आपने जितने भी लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है या कहीं भी बोला है, क्या लिखा है? कांस्टेंट फ्लो। कांस्टेंट फ्लो। कहीं भी कॉन्स्टेंटली फ्लो नहीं देखिएगा आप। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये आपके पढ़ने का आदत है। हालांकि इसमें एक ग्रामर का रूल है
ठीक है ना। फ्लो का मतलब क्या हो गया, बहाव। फ्लो का मतलब बहाव, और बहाव क्या हो गया, नाउन हो गया। और कॉन्स्टेंटली एडवर्ब हो गया। ओके, और कांस्टेंट एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगा हुआ होना चाहिए यहाँ पे। ऑलराइट, लेकिन इतना नियम देख के कोई भी एग्जाम में नहीं बनाता है। एग्जाम में हम कैसे बनाते हैं, हमें पढ़ने की आदत होती है कांस्टेंट फ्लो, और हमें पता चलता है कि कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग होना चाहिए। तो ऐसे एक सही स्टूडेंट ऐसे अप्रोच करेगा इस क्वेश्चन को। This group of question number 4, this group of rural achievers is very different than the ones in the past. This group of rural achievers is very different than the ones in the past. क्या बोल रहा है कि रूरल अचीवर्स का, ग्रामीण क्षेत्र में जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने कुछ प्राप्त किया है, जिन्होंने अच्छा किया है, ये ग्रामीण क्षेत्र के इस अचीवर्स का ये जो ग्रुप है ये बहुत डिफरेंट है किससे, जो पास्ट में हुआ करते थे। ओके, मेरे ख्याल से इसमें नो एरर है, लेकिन जिनको पढ़ने की आदत नहीं है उनको ये क्वेश्चन कैसे फंसाएगा। आप देखो, अचीवर्स यहाँ प्लूरल दिखेगा उनको, और इसके साथ ये इज लगा हुआ दिखेगा, तो वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पे आर होना चाहिए था, और यहीं पे फंस जाएंगे। सेंटेंस का मतलब क्या है कि रूरल अचीवर्स का ये ग्रुप डिफरेंट है, रूरल अचीवर्स डिफरेंट नहीं है। ओके, सो बहुत ही बेसिक सा रूल ग्रामर का यहाँ पे फॉलो हुआ। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, गवर्नमेंट ने क्या किया है, अनाउंस किया है। जस्ट अ मोमेंट, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड। ओके, आप देखो हैज टेकिंग था ना यहाँ पे आपका, और यहाँ देखो हैज के बाद क्या लगाया है, ठीक है ना। प्लान्स टू क्रिएटिंग 1 मिलियन न्यू ट्रेनिंग प्लेसेस। अब मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया ग्रामर का एक छोटा सा रूल कि टू के आगे वर्ब हमेशा नेचुरल फॉर्म में ही रहेगा। टू के आगे वर्ब हमेशा नेचुरल फॉर्म्स में ही रहेगा, और यहाँ पे अगर आपको आदत हो जाएगी ये चीज़ पकड़ने की तो आप पकड़ लेंगे इसको। अब देखो, द गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है प्लान्स क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट, क्रिएटिंग नहीं, ठीक है, 1 मिलियन न्यू ट्रेनिंग प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, the argument assumes that early detection of the disease will lead to an immediate drop in the mortality rating from this disease. आप इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस पढ़ेंगे, अगर आपने इंग्लिश कम पढ़ा है या आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो आप हमेशा सोचते रहेंगे कि इसमें कहाँ पे एरर है। लेकिन जिसका भी सिलेबस रहा है इंग्लिश का वो क्या देखेगा यहाँ पे, मोर्टेलिटी रेटिंग। हम लोगों ने ज्योग्राफी में हमेशा क्या पढ़ा है, मृत्यु दर, क्या, और दर के लिए क्या लिखते हैं हम, मोर्टेलिटी रेट। तो रेटिंग तो होगा नहीं, सो एरर कहाँ आ जाएगा, इस क्वेश्चन में। आप बताइए इसमें ग्रामर का कौन सा रूल लगा, बस आपको हैबिट ऑफ रीडिंग चाहिए, आप सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स which the mandarins of an economy have to watch are inflation and unemployment. अब देखो यहाँ पे कैसा भारी भरकम सा सेंटेंस आपको लिख दिया है, मैंडरीन्स ऑफ एन इकोनॉमी। कहता है जो दो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिनको किसी भी अर्थव्यवस्था के मैंडरीन्स को निगरानी में रखना चाहिए, हैव टू वॉच, वो क्या है, इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ मैंडरीन्स का क्या तात्पर्य निकलेगा कि जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं, कौन है, इकोनॉमिस्ट। ओके, तो ये मैंडरिन्स हो गया। मैंडरिन मतलब उस क्षेत्र के ज्ञाता जिनको उसका नॉलेज है। तो मेरे ख्याल से इसमें नो एरर है। मैं हमेशा मेरे ख्याल से बोलता हूँ क्योंकि भाई मैं इंग्लिश का बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, बस स्टूडेंट हूँ और मुझे ऐसा लगता है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स विच द मैंडरिन्स ऑफ एन इकोनॉमी हैव टू वॉच। अब देखो यहाँ हैव भी लगा है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है हैव में कोई गलती हो जाए, कुछ भी गलती नहीं है क्योंकि मैंडरीन्स को वॉच करना है तो हैव तो लगेगा ही यहाँ पे। सो देयर इज नो एरर इन दैट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 8, witnessed the young soldier's ability to repeatedly hit bullseye at arms training, instructors pushed him to participate in the army marksmanship competition. अब देखो सबसे पहले आप बुलसाई समझ लो, अगर आप नहीं पता आपको तो वो जो निशाने में लगाते हैं हम, यही है बुलसाई। तो
सोल्जर के यंग सोल्जर के किस चीज के एबिलिटी, यंग सोल्जर के एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, विटनेस करते हुए, क्या उसका एबिलिटी था? रिपीटेडली हिट बुल्स आई, वो लगातार बुल्स आई को हिट कर रहा था। कहाँ पे? आर्म्स ट्रेनिंग में। तो इंस्ट्रक्टर्स उसको किस चीज के लिए पुश किए, किस चीज के लिए दबाव दिए? आर्मी मार्क्समैनशिप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब आप सोचो कि जो आदमी लगातार निशाना लगा रहा है वो मार्क्समैनशिप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मार्क्समैनशिप का तात्पर्य यहाँ पे क्या निकलेगा कि निशानेबाजी, मार्क्समैनशिप, निशानेबाजी। इस तरीके से इंग्लिश को समझना है। अब देखिए, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि जब भी आप ऐसा कहते हैं, करते हुए, खाते हुए, तो आप क्या लगाते हैं? ING लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है विटनेस करते हुए, यंग सोल्जर के एबिलिटी को विटनेस करते हुए, तो यहाँ विटनेस लिख दिया है, तो यहाँ क्या लगेगा? ING लगेगा। सो दैट इज योर मिस्टेक। ओके, it is well known, it is all well known that women are generally in favor of light topics like jokes and expressions that causing laughter all around। क्या कहता है कि ये बहुत अच्छी तरीके से जाना गया है, माना गया है कि वुमेन जनरली किस चीज के फेवर में रहती हैं, किस चीज के पक्ष में रहती हैं? लाइट टॉपिक्स के, जैसे कि जोक्स हो गए और ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे वक्तव्य जो हंसी पैदा करते हैं। तो हंसी पैदा करते हैं को क्या हो जाएगा? दैट काउज, सिंपल। और यहां देखो, यहां पे क्या लिख दिया है? काउजिंग लिख दिया है। जो हंसी पैदा करते हैं, तो यहां पे क्या होगा? कॉज होगा, इसलिए ये हो जाएगा। आपको सेंटेंस का मतलब समझना ही पड़ेगा। द इवनिंग ब्रीज वोंट कैरिंग द पोएट्री ऑफ पीस बियॉन्ड द स्कूल बिल्डिंग। देखो, बियॉन्ड का बिल्डिंग, बियॉन्ड द स्कूल बिल्डिंग लिखा है यहाँ, मतलब स्कूल बिल्डिंग के पार। अभी देखिए, इस सेंटेंस को पढ़ लिया। जो मेरे स्टूडेंट्स उनको पता होगा ग्रामर के 5 चेक पॉइंट्स टेंस के। वोंट, ये जो वर्ड है वोंट, इसके बाद वर्ब हमेशा कैसा फॉर्म में आता है? नेचुरल फॉर्म में आता है। और यहाँ पे क्या लग गया? ING लग गया। तो एरर कहाँ हो गया? इसमें हो गया। क्या इसमें आया? ग्रामर का एक छोटा सा रूल। ओके, मैं इस थोड़ा पेज को स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर, ताकि नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हम बना सकें। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो। We are bring in the idea that European rehabilitation focused on a multidisciplinary approach towards chronic pain। ये क्वेश्चन, इसका ये पार्ट देखो, पार्ट 3 देखो और पार्ट 4 देखो। आपको लगेगा क्या भारी भरकम सेंटेंस लिख दिया है, कहाँ पे एरर है। और आप यहाँ पे देखिए, हम लोग ला रहे हैं आइडिया, वी आर ब्रिंगिंग। आर के बाद वर्ब नेचुरल फॉर्म में कैसे हो सकता है, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एकदम बेसिक सा रूल ग्रामर का फॉलो हुआ है, एकदम बेसिक रूल, कोई बहुत भारी भरकम रूल नहीं है। और यहाँ पे आपको सेंटेंस का मतलब भी समझने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले ही पार्ट में एरर है। और ऐसा एरर जो आपको पता है लेकिन आपको एग्जाम में नहीं दिखता है, क्योंकि आपको एरर ढूंढने की आदत नहीं है। सो वी आर ब्रिंगिंग इन द आइडिया, हम ये आइडिया ला रहे हैं कि यूरोपियन जो रिहेबिलिएशन है, अब रिहेबिलिएशन क्या होता है? देखो, पुनर्वास। अब पुनर्वास किसका होता है? जो विस्थापित हो जाते हैं, जिनका घर बार टूट जाता है, जो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, उनको रिहेबिलिएट किया जाता है। इसी तरह बीमारी से जब उबारा जाता है, ठीक है ना, तो उसको भी रिहेबिलिएट किया जाता है। तो क्रोनिक पेन के तरफ यूरोपियन रिहेबिलिटेशन किस चीज पे फोकस किया? मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब, मान लो एक अप्रोच तो है मेडिसिन, ये तो एक अप्रोच हो गया, इसी के साथ दूसरा अप्रोच लगाए, ठीक है ना, अफेक्शन, इसी के साथ तीसरा अप्रोच लगाया, मोटिवेशन। मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं। तो बहुत सारे अप्रोच पे यूरोपियन रिहेबिलिटेशन फोकस किया। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12। If parents are able to get their children into schools that are far away, the next challenge is transportation। एक नज़र में पढ़ने में इस पे कोई गलती नहीं लगता है। जिनको ये नियम अगर याद हो थोड़ा सा कि पहला पार्ट इफ में लगा हुआ है तो दूसरा पार्ट के साथ
विल लगा देना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करा भी लेते हैं जो बहुत दूर हैं, तो अगला चैलेंज जो होगा वो ट्रांसपोर्टेशन का होगा है नहीं। ओके, सो ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में नहीं भी बनता तो चलो कोई बात नहीं। The perception of others, question number 13. The perception of others, particularly family members, changed when he qualified on a government job. सबसे पहले तो आप परसेप्शन का मतलब बता दो, नजरिया, ठीक है ना। जिस तरीके से लोगों को आप देखते हैं वो आपका परसेप्शन है। देखते हैं मतलब मानसिक रूप से जिस तरह आप उनको समझते हैं। तो जो दूसरों का परसेप्शन था, नजरिया था, खास करके उसके फैमिली मेंबर्स का, बदल गया जब उसने क्वालिफाई कर लिया किस चीज के लिए, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। और के लिए के बजाय यहाँ पे लगाया क्या है, ऑन, और लगना क्या चाहिए था, फॉर। सो मिस्टेक कहाँ पे, यहाँ पे। 14th क्वेश्चन नंबर 14th, एवरी हाउस होल्ड शुड हैव द डिवाइस एज इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम ए कॉमन हाउस होल्ड डिजास्टर। सारे घर को, एवरी हाउस, देखो यहाँ पे अगर कोई गलती है यहाँ पे सेंटेंस में मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई गलती होगा तो हाउस होल्ड होना चाहिए, यहाँ पे एवरी हाउस नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम में रहता तो मैं यहाँ पे नो एरर लगाता, मुझे और कोई भी गलती दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, सो आपके सामने देखो गाइस, मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ये भी बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे जिसमें आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं, या तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहूंगा तो इस पे टिक करूंगा, और नहीं तो मैं नो एरर भी कर सकता हूँ। सो इतना तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, automated baggage handling systems are ensuring that on the time passengers are out of the plane their baggage is already waiting for them। देखो इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस लिख दिया, दिमाग एकदम कंफ्यूज्ड कि कहाँ पे है एरर। तो देखते हैं, पहले इसका मतलब समझते हैं। ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम्स ये इंश्योर कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिस टाइम पैसेंजर्स अपने प्लेन से वापस बाहर निकलते हैं उसी टाइम उनका बैगेज उनके लिए इंतजार कर रहा हो। तो जिस टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, एट, कभी भी ऑन नहीं लगाते हैं। और ये पिछले कई वीडियोस में हम लोग एट और ऑन का डिफरेंस क्लियर कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एट का इस्तेमाल में गलती लिख गया। तो ये क्या हुआ, ग्रामर का एक छोटा सा रूल जिसको हम लोग हर दिन पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस शुड बी योर अप्रोच। ऐसे ये सारी चीजें आपको जरूरत है। 15 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया, 15 क्वेश्चन सॉल्व किया, काफी बेसिक रूल्स जो आपको हमेशा पता होता है, लेकिन सिर्फ एक चीज, अंडरस्टैंडिंग, आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस को बनाने में हेल्प करेगा। ओके, सो और गाइज ये आएगा कैसे, आपको हर दिन इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। हर दिन इंग्लिश कुछ ना कुछ पेज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो दैट वाज इट, आई विल एंड दिस वीडियो हियर। जिनको भी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक मैं दे देता हूं, आप ये क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं।